थीसिस या शोध प्रबंध लिखना ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है, खासकर जब बात आती है उसके अध्यायों को सही तरीके से जमाने की। हाँ बिल्कुल। ये जो स्ट्रक्चरिंग है ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास प्रिया का 2025 का एक लेख है, थीसिस अध्याय संगठन सफलता की संरचना। अच्छा, हाँ वो लेख। हाँ, तो इसका उद्देश्य है कि ये प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए ताकि शोधार्थी जो हैं वो असल काम पर मतलब अपनी शोध की गुणवत्ता पर ध्यान दे सकें। बिल्कुल सही। और देखिए, एक साफ तार्किक संरचना जो होती है वो सिर्फ पाठक को समझने में मदद नहीं करती। अच्छा। हाँ, बल्कि वो आपके तर्कों को एक आप कह सकते हैं पेशेवर और विश्वसनीय तरीके से पेश करने का एक जरिया भी है। जैसा प्रिया के लेख में भी कहा गया है, ये कुछ कुछ कहानी कहने जैसा है। मतलब एक अध्याय से दूसरा जुड़ता है, आगे बढ़ता है। हाँ, एक फ्लो बनता है। बिल्कुल। स्पष्टता, निरंतरता और तर्क, ये 3 चीजें सबसे अहम हैं। ये आपके काम को एक मजबूत ढांचा देते हैं। तो फिर ये जो मानक संरचना है जिसकी बात हो रही है, वो है क्या असल में? प्रिया के लेख में 8 मुख्य खंड बताए गए हैं। हाँ, 8। परिचय, फिर साहित्य समीक्षा, शोध कार्य प्रणाली, डेटा विश्लेषण और परिणाम। चर्चा, निष्कर्ष और सिफारिशें, फिर संदर्भ या ग्रंथ सूची और आखिर में परिशिष्ट। ये क्रम तो काफी जाना पहचाना सा लगता है ना? हाँ, ये बिल्कुल एक स्थापित मतलब स्टैंडर्ड ढांचा है। शुरुआत होती है परिचय यानी इंट्रोडक्शन से। ठीक है। ये वो जगह है जहां आप अपने अध्ययन की कह लीजिए नींव रखते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, शोध की समस्या क्या है जिसे आप हल करने निकले हैं। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर आपके उद्देश्य क्या है, आपके काम का महत्व और आपने कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई है, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू। और लेख में एक बहुत जरूरी नुक्ता बताया गया है इस बारे में। कौन सा? कि पाठक को शुरू में ही बांधने के लिए जो शोध की कमी है, मतलब रिसर्च गैप, उसे साफ तौर पर बताना चाहिए। बिल्कुल सही। ये दिखाना कि आपके शोध की जरूरत क्यों है, मौजूदा ज्ञान में कहाँ वो खाली जगह है जिसे आप भर रहे हैं। ये काफी असरदार होता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाँ, इसमें काफी मेहनत लगती है। हाँ, लगती है। और यहाँ सिर्फ ये नहीं बताना कि आपने क्या क्या पढ़ा है, बल्कि ये दर्शाना है कि आप अपने विषय पर जो पिछला शोध हुआ है उसे कितनी गहराई से समझते हैं। अच्छा। इसमें मुख्य सिद्धांत क्या रहे, मुख्य नतीजे क्या निकले, उनका एक सार देना, मौजूदा शोध की कमियों को पहचानना। और फिर ये दिखाना कि आपका अध्ययन कहाँ फिट होता है। एग्जैक्टली। ये आपके अपने शोध के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है। और लेख में ये भी बताया गया है कि इसे ऑर्गेनाइज करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे विषय के आधार पर कर सकते हैं, या कालक्रम के अनुसार, मतलब समय के हिसाब से कैसे रिसर्च आगे बढ़ी, या फिर मेथोडोलॉजी के हिसाब से। हाँ, या कार्यप्रणाली के हिसाब से। हाँ। ये चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके विषय के लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे लॉजिकल क्या लगता है। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस हुई। सही बात है। फिर आता है शोध कार्यप्रणाली यानी मेथोडोलॉजी अध्याय। ये आपके शोध का कैसे वाला हिस्सा है। कैसे किया। हाँ, आपका रिसर्च डिजाइन क्या था, सैम्पलिंग कैसे की, डेटा कैसे इकट्ठा किया, कौन से उपकरण इस्तेमाल किए, और नैतिक पहलुओं का ध्यान कैसे रखा गया, ये सब। और प्रिया का लेख इस बात पर काफी जोर देता है कि आपने जो भी तरीका चुना है उसे सही ठहराना, मतलब जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि ये भी बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। इससे काम की विश्वसनीयता बढ़ती है ना? बिल्कुल। ये पारदर्शिता के लिए भी जरूरी है और दोहराव के लिए भी, मतलब रेप्लिकेबिलिटी के लिए। सही। अब आते हैं डेटा विश्लेषण और परिणाम पर। डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। यहाँ आप अपने शोध के जो भी निष्कर्ष हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल साफ तौर पर पेश करते हैं। अक्सर ग्राफ, टेबल वगैरह का इस्तेमाल होता है यहाँ। हाँ बिल्कुल, ताकि जानकारी आसानी से समझ आ सके। और लेख की एक अच्छी सलाह यह है कि इस हिस्से में आंकड़ों को खुद बोलने दें। मतलब नतीजों की व्याख्या करने या उन पर अपनी राय देने की जल्दी ना करें। वो काम अगले सेक्शन का है। अच्छा, हाँ, वो काम है अगले अध्याय यानी चर्चा या डिस्कशन का। एग्जैक्टली। ये वो जगह है जहां आप अपने नतीजों का मतलब समझाते हैं, उन्हें अपने शुरुआती शोध प्रश्नों से जोड़ते हैं। हाँ, और उनकी तुलना आप पिछले अध्यायों से करते हैं, उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उन पर बात करते हैं। लेख कहता है कि यहीं पर आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच, वो सबसे ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल। और आलोचनात्मक सोच का मतलब यहाँ सिर्फ नतीजे दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि इन नतीजों का असली मतलब क्या है।
इनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं और ये मौजूदा ज्ञान को कैसे चुनौती देते हैं या उसमें क्या नया जोड़ते हैं। ये सिर्फ क्या मिला से आगे जाकर तो क्या का जवाब देता है। तो क्या, हाँ, ये जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी। बिल्कुल। और अंत में आता है निष्कर्ष अध्याय, कंक्लूजन। हाँ, यहाँ आप संक्षेप में अपने मुख्य निष्कर्षों को दोहराते हैं, बताते हैं कि शोध के उद्देश्य कैसे पूरे हुए और शायद भविष्य के शोध के लिए कुछ सिफारिशें, रेकमेंडेशंस भी देते हैं। हाँ, इसे छोटा लेकिन असरदार होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट। और फिर संदर्भ और परिशिष्ट। हाँ, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस, ये इस पूरी संरचना को पूरा करते हैं। इनमें इस्तेमाल किए गए सारे स्रोत और जो भी अतिरिक्त सामग्री है, जैसे सर्वे के सवाल या डेटा टेबल्स, वो सब आ जाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? प्रिया के लेख से ये तो साफ है कि एक मानक तार्किक संरचना को अपनाने से न सिर्फ थीसिस लिखना व्यवस्थित होता है, बल्कि पाठक के लिए भी आपके शोध को समझना और उसकी अहमियत को पहचानना आसान हो जाता है। सही बात है। ये सिर्फ एक खाका नहीं है, बल्कि अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहने का एक शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। और ये बात एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है वैसे। अच्छा, क्या? देखिए, ये मानक संरचना, मतलब परिचय से निष्कर्ष तक, ये बेशक एक मजबूत और जांची परखी नींव तो देती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या कभी-कभी मजबूत कारणों के साथ इस संरचना में थोड़ा फेरबदल करना या इससे थोड़ा हटना, वो उस अनोखी कहानी को बेहतर ढंग से बताने में मदद कर सकता है जो किसी खास शोध परियोजना को सुनानी है। मतलब स्टैंडर्ड से हटना, अगर जरूरत हो तो। हाँ, अगर आपके रिसर्च की कहानी की मांग वैसी हो, तो क्या ये संभव है या कितना सही है, इस पर सोचना शायद शोधार्थियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।